हेलो दोस्तों, मैं केपी सिंह केपी फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए महाशिवरात्रि पर्व पर संपूर्ण मध्यकालीन भारत की एक मैराथन लेकर आए हैं। तो उस वादे को पूरा करते हुए आज हम आपके लिए महाशिवरात्रि पर्व पर 1 घंटे का महामैराथन लेकर आए हैं, जो कि आपके सभी आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर स्टेट एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों को इसमें हमने सम्मिलित किया है। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चनों को इसमें हमने थ्योरेटिकल माध्यम से समझाने की कोशिश की है और स्टेप बाय स्टेप किस राजा के बाद कौन मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत पर राज किया, अर्थात 712 से 1857 की क्रांति तक हमने इसमें पूरा ज्ञान सम्मिलित किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। कोई भी आपके किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतनी हमने इसमें कोशिश की है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर अपनी कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाकर देखें और एक एक पॉइंट को इसमें से नोट करते चले ताकि आप उसे रिवाइज भी कर सकें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। मध्यकालीन भारत, इंडियन हिस्ट्री बाय केपी सिंह, नई उमंग के साथ। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में पहला आक्रमण, सफल आक्रमण हुआ। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। जब अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की तो सिंध पर दाहिर नाम का राजा था जिसका शासन चलता था। भारत पर अरबवासियों का उद्देश्य धन को लूटना और केवल इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ना कि यहाँ बसना। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें ही आगे बढ़ते हुए महमूद गजनवी जो एक कट्टर इस्लामिक था, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से आया इसके बारे में हम बताते हैं। 932 ईस्वी में अलाउद्दीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की नींव रखी और अपनी राजधानी गजनी बनाई। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी पर पृथ्वीन का शासक रहा। पृथ्वीन के शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया। देखिए दोस्तों, तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल का शासन चल रहा था। अलाउद्दीन का एक दामाद था और वो गुलाम भी था जिसका नाम सुबुद्दीन था। 977 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया और इसी का पुत्र सुबुद्दीन का पुत्र महमूद गजनवी या महमूद गजनी था जो 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी को भारतीय इतिहास में मूर्ति भंजक और बुद्ध किशन नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, देखिए गजनवी ने हमारे देश पर बहुत सारे आक्रमण किए और विजय प्राप्त की। तो देखिए दोस्तों, गजनी ने 1000 ईस्वी से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हर एक एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है दोस्तों, 1000 ईस्वी में पेशावर का युद्ध किया और 1001 में जयपाल को बंदी बना लिया। 1008-9 में हिंदू शाही वहीद के राजा आनंदपाल को हराया था। 1004 ईस्वी में हरियाणा के थानेश्वर पर हमला किया और 1008 ईस्वी में कन्नौज पर, जो हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। 1025 में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और बहुत सारा धन यहाँ से भी लूटा। फिर इसके बाद दोस्तों 1027 में क्या हुआ, आगरा के निकट भीरा का किले पर जाटों का सामना करना पड़ा जिसमें जाटों ने बहुत सा धन छीन लिया था वापसी। गजनी के साथ अरबी लेखक अलबरूनी भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अलबरूनी था जिसने
तहकीक हिंद नामक पुस्तक या तारीख हिंद नाम की पुस्तक लिखी थी। गजनी के साथ कुछ लोग और भी आए थे, जैसे FUFA, ये एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। फिरदौसी, जो इसका एक दरबारी कवि था फिरदौसी। एक इसके साथ उल्बी नाम का व्यक्ति भी आया था, और एक फरूखी, और एक हमारा अलबरूनी। ठीक है दोस्तों, ये होगी मोहम्मद गजनवी। अब आता है मोहम्मद गोरी। मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गोरी, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमारे भारत में मुस्लिम समाज की नींव रखी। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोहम्मद बिन शाम भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान पर पहला आक्रमण किया। 1178 में गुजरात आक्रमण के समय मोहम्मद गोरी का युद्ध भीम द्वितीय, जिसका नाम मूल राज भी था, से हुआ। भीम द्वितीय ने गोरी को बंदी बना लिया और कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया, जो गोरी की पहली हार थी। और यही बहुत बड़ी भीम द्वितीय की गलती हुई, क्योंकि इसके बाद जब भी गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो अधिकतर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो देखिए दोस्तों, जिस समय मोहम्मद गोरी मुल्तान पर और दूसरे हिस्सों पर आक्रमण कर रहा था, उन्हीं दिनों 14 वर्ष का एक किशोर पृथ्वीराज तृतीय अजमेर की गद्दी पर बैठा था। पृथ्वीराज तृतीय ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर मोहब्बा की लड़ाई में चंदेल शासकों को हराया, और इसी लड़ाई में मोहब्बा की रक्षा करते हुए आला और उदल नामक 2 भाई वीरगति को प्राप्त हुए, जिनका भारतीय लोकगीत और लोक कथाओं में आज भी वर्णन मिलता है। देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब दोनों ने तवर हिंद भटिंडा पर दावे शुरू कर दिए। अपने दावेदारी के ये मेरा हिस्सा है, इसलिए इनके बीच में युद्ध हो गए। तो इनके बीच में पहला युद्ध हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध पेपर में बहुत आता है दोस्तों। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ, जिसमें गोरी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गोरी नहीं माना और तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय से दोबारा करा, और जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। यहीं से भारत में मुस्लिम समाज की नींव रखी गई। पृथ्वीराज तृतीय बचकर भागा, लेकिन सरस्वती नदी के किनारे बंदी बना लिया गया और कुछ साल जेल में रखा गया। फिर अजमेर पर शासन करने दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद पृथ्वीराज थर्ड को षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर गोरी ने मौत के घाट उतार दिया। गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी। ठीक है दोस्तों, अब देखो भारत में दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। तो देखिए दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री बाय KP सिंह। तो देखिए इसके बाद क्या होता है। तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद गोरी गजनी लौट गया और अपना शासन अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया। 1194 में गोरी फिर वापस लौटा और 50,000 घुड़सवारों के साथ उसने यमुना पार की और फिर कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर गोरी ने जयचंद को हराया, जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है, जिससे भारत में तुर्क शासन की नींव भी रखी गई। अब तुर्की लोग हमारे भारत पर अपना कब्जा बना लिए। गोरी ने अपने अंतिम युद्ध 1206 में बड़ी संख्या में खोखरों की हत्या कर दी और उसमें सभी सामानों को लूट लिया। गोरी के साथ भारत में बहुत से लोग आए, जिसमें पहला है मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, जिसमें हमारे भारत का बहुमूल्य साहित्य इतिहास था। कन्नौज की विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने नए सिक्के चलवाए, जिनमें एक और देवी लक्ष्मी और एक और अरबी भाषा में कलमा लिखवाया गया। कलमे के रूप में देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखवाया था। ठीक है दोस्तों, देखिए
गोरी के 2 गुलाम विश्वसनीय गुलाम थे। एक था यालदोज जो गजनी का उत्तराधिकारी था। जब मोहम्मद गोरी भारत वापस आता था तो गजनी में यालदोज को शासन देकर आता था, और जब गजनी जाता था तो भारत में अपने दूसरे गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन देता था। गोरी के मृत्यु के बाद 1206 में भारत में उसका उत्तराधिकारी और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के साथ सलीम मोहिउद्दीन चिश्ती भारत आया, जिसके नाम पर अजमेर राजस्थान में अजमेर में दरगाह शरीफ है। सलीम मोहिउद्दीन चिश्ती को ही भारत में चिश्ती साम्राज्य का संस्थापक माना गया। मोहम्मद गोरी के साथ बख्तियार काकी नामक सूफी संत भारत आया, जिसके नाम से दिल्ली में कुतुब मीनार ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार ऐबक ने बनवाई, लेकिन उसकी मरम्मत किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। और अलाई दरवाज़ा किसने लगवाया था इसमें? अलाउद्दीन खिलजी ने। 15 मार्च 1206 को गजनी वापस लौटते हुए मोहम्मद गोरी के दोस्तों शुरू करते हैं गुलाम वंश, जिसे हम इलवरी वंश भी कहते हैं। 1206 में चालू हुआ था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना और गुल वंश का संस्थापक भी कहलाया। इसे चंद्रमा का देवता, कुरान खान, गुलाम वंश का संस्थापक, लाख बख्श और पीर बख्श यानी हाथियों का दानी भी कहा जाता था। ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम के नाम से दिल्ली में मस्जिद बनवाई और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। ठीक है दोस्तों, देखिए इसने और क्या क्या किया। ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर ले गया। ठीक है दोस्तों, और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में महल में पोलो खेलते हुए घोड़ों से गिरकर हो गई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का राजा बना आराम शाह, जो 1210 से 1210 ईस्वी में ही शासन किया। यह कमज़ोर और बेकार शासक था जो बदायूं का राज्यपाल इल्तुतमिश द्वारा पराजित हुआ। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? बदायूं का। ठीक है दोस्तों, और इल्तुतमिश ने उसका सिंहासन भी कब्जा लिया। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इल्तुतमिश का दूसरा नाम शम्स उद्दीन इल्तुतमिश भी था। 1210 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1236 तक इसने राज किया। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहलाया क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर से वापस दिल्ली ले आया था। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहलाया क्योंकि राजधानी को लाहौर से दिल्ली वापस लाया, तथा इसने भारत में दिल्ली में अपना पहला मकबरा स्वयं का मकबरा स्क्रैच शैली में बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण को भी इल्तुतमिश ने पूरा कराया। अजमेर में मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण भी कराया। देखिए दोस्तों आगे। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को आरंभ किया, जिसमें धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में वजीर को भूमि प्रदान करना था, जिसमें इक्ता जो होता है भूमि का टुकड़ा और इक्तेदार जो होता है जिसे भूमि का टुकड़ा मिलता है उसे इक्तेदार कहते हैं, और इक्तेदारी यह प्रथा भी कहलाती है। नेक्स्ट, तुर्क ए चहलगामी अर्थात चालीसा का निर्माण भी करा। इसमें क्या था? 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया जिसका काम राजा और अमीरों के बीच में बिचौलिया का काम करना था, ताकि राजा के खिलाफ हुए विद्रोह को अमीर और साहूकारों के जितने भी विद्रोह होते थे उन्हें दबा दिया जा सके। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी चांदी के सिक्के, जिसमें चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाए। इल्तुतमिश की मृत्यु बयाना पर आक्रमण करते समय रोगग्रस्त हो जाने के कारण 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को हो गई।
इसके बाद इसका बेटा फिरोज शाह 1236 में गद्दी पर बैठा। इसका एक बेटा बहराम शाह और एक बेटी रजिया सुल्तान भी थी। फिरोज शाह 1236 में गद्दी पर बैठा, जो एक कमज़ोर और बेकार शासक था। वह लोगों को कभी स्वीकार न हुआ, जिसके कारण रजिया सुल्तान को 1236 में ही दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया गया। इल्तुतमिश की पुत्री थी, फिरोज शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान थी। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली व आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान थी। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली और आखिरी मुस्लिम जो रानी थी वो कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया के कार्य क्या थे ये देखिए। रजिया ने क्या क्या काम करा अपने शासनकाल में? पर्दा प्रथा का विरोध किया, पुरुषों की पोशाक पहनना चालू किया, हाथी व घोड़ों की सवारी करके राज्य का दौरा करना भी चालू किया। रजिया के पतन के कारण नारी होना, चालीसों का इग्नोर करना। सेनापति जमालुद्दीन याकरत को बनाया, जो रजिया व चालीसा के बीच में गैप का काम करता था। और ये भी कहा जाता है कि ये जो जमालुद्दीन याकरत था, ये रजिया के साथ प्रेम प्रसंग में भी था, जिसके कारण रजिया इसकी बातों को मानती थी और अमीर चालीसाओं को इग्नोर करती थी। तो देखिए इसके कारण क्या हुआ? विद्रोह से भरा शासन हो गया, जिसके कारण साहूकार व अमीर भटिंडा गए और वहाँ के गवर्नर अल्तुनिया को समर्थन किया और अल्तुनिया को राजा मानकर रजिया के साथ युद्ध करवाया, जिसमें रजिया व याकरत ने 1240 में भटिंडा जाते हुए अल्तुनिया से युद्ध किया और रजिया इसमें हार गई और याकरत की मृत्यु कर दी गई, जिसमें अल्तुनिया ने रजिया के सामने 2 शर्तें रखी, या तो मुझसे शादी करो या दूसरा नंबर मौत। रजिया ने अल्तुनिया से शादी की और भटिंडा दिल्ली वापस आने लगे। 13 अक्टूबर 1240 में हरियाणा में एक स्थान कैथल में बहराम शाह, जो रजिया का ही भाई था, उसने अपनी सेना की टुकड़ी से अल्तुनिया व रजिया को मरवा दिया। बहराम शाह 1240 में दिल्ली का शासक बना और जिसको बंदी बनाकर 1242 में हत्या कर दी गई और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महसूद शाह को बना दिया गया। ये किसने बनाया था? ये बनाया था चालीसाओं में एक व्यक्ति होता था बलबन। बलबन ने महसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर अपने दामाद नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया, जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलाउद्दीन अर्थात बलबन, ये बलाउद्दीन कौन था? यह चालीसा का ही सदस्य था। खुद की रक्षा करने के लिए इल्तुतमिश के पूरे परिवार को मरवा दिया। ठीक है दोस्तों, उलुग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को दी थी। इसी के दामाद नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी थी बलबन को। गद्दी पर बैठते ही सुल्तान पद की गरिमा कायम की और दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के पाबंद किए। ठीक है दोस्तों, बलबन एक ऐसा व्यक्ति था, वह कुरान के नियमों को शासन व्यवस्था का आधार मानता था। उसके अनुसार पृथ्वी का ईश्वर का प्रतिनिधि करना था। बलबन ने ही लोहे व रक्त की नीति, सिद्धा व पैबोस व्यवस्था को लागू किया और चालीसा मतलब कि जो तुर्क चहलगामी उसने बनाई थी उसे समाप्त कर दिया, ताकि खुद अच्छे से शासन कर सके। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। बलबन ने ही पारसियों का जो नवरोज त्योहार था ये चालू करवाया। इसने अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर देकर मरवा डाला। 1285 में मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें बलबन का पुत्र महमूद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। अपने पुत्र का बलबन को बहुत आघात हुआ और शीघ्र ही 1 वर्ष के भीतर 1286 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन
कैमूर्स 1286 से 1290 तक रहा। गुलाम वंश दोस्तों शमसुद्दीन कैमूर्स के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश गुलाम वंश के बाद 1290 से लेकर 1320 तक चलेगा। 130 साल तक खिलजी वंश रहा। गुलाम वंश को ख़त्म कर जमालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जमालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। 13 जून 1290 को फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। डेट याद रख लेना, 13 जून 1290। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो हिंदू के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था, जो अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 में मारा गया। अब जमालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बचपन का नाम अली था, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, जिसने अपने चाचा व ससुर जमालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर गद्दी पर बैठा और जिसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था। इसकी सबसे बड़ी जीत 1302 से 1303 ईस्वी में के अभियान चित्तौड़ विजय माना जाता है, जिसमें अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आता है। अमीर खुसरो किसके समय में के व्यक्ति थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय के ये राजकवि थे। देखिए दोस्तों, चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य लक्ष्य वहाँ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, जो एक अपूर्व सुंदरी थी, उसे प्राप्त करना था। चित्तौड़ आक्रमण रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया, जिन्हें रानी पद्मावती ने सेनापति गोरा और बादल की सहायता से रतन सिंह को छुटवा लिया था। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रतन सिंह को बचाने के लिए रानी पद्मावती ने किसकी सहायता ली थी? तो गोरा सेनापति गोरा और बादल, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने रतन सिंह को छुटवाया था। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिलजिका के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिलजिकाबाद रखवा दिया। गुजरात आक्रमण में राजा करणदेव को हराकर उनकी विधवा पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया और सेनापति मलिक काफूर को अपने साथ ले आया। इन दोनों को खिलजी अपना लक मानता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जब गुजरात के राजा करणदेव थे, उन्हें हरा दिया और उनकी पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया और उनके सेनापति मलिक काफिर को अपने साथ ले आया। इन दोनों को अपना लक भी मानता था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया और रामेश्वरम तक जीत भी लिया था। ठीक है दोस्तों, इससे आगे देखिए, आप इंडियन हिस्ट्री बाय के.पी. सिंह द्वारा पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए ये मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर कहाँ क्या क्या किया? मलिक काफूर जब तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंचा तो वहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण करके कोहिनूर हीरा 1307 ईस्वी में काफूर को सौंप दिया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। ठीक है दोस्तों, खिलजी की योजनाएं पेपर में बहुत आती है, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अलाउद्दीन ने कौन कौन सी योजनाएं चालू की अपने शासन में? सबसे इम्पोर्टेंट है बाजार प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सराय ए अदल, कपड़ों का व्यापार, बिजनेस से जितने भी रिलेटिव चीज़ें हैं ये सब खिलजी ने चालू की थी। घोड़े और दास या मवेशी है वे अन्य बाजार चालू करवाए। ठीक है दोस्तों, खिलजी ऐसा शासक था, ऐसा प्रथम शासक था जो बहुत बड़ी सेना रखता था, जिसमें 4,75,000 तो अश्वरोही थे, मतलब कि घोड़े वाले सैनिक थे, और वो सैनिकों को 1000, 100, 10 की टुकड़ियों में बांटे रखता था। कहने का मतलब एक व्यक्ति जो अलाउद्दीन खिलजी था वो 10 लोगों को संकेत करता था, बताता था कि ऐसा होना है। ये 10 को करते थे तो 10 के गुना हो गए 100 लोग, ये फिर 100 लोग 10 को करते थे प्रत्येक, तो 1000 लोगों में बात पहुंच जाती थी। सैनिकों को इस तरह से रखा जाता था और इनके प्रमुख को नाम भी दिया था, खान, मलिक, अमीर, सिलह सलार आदि कहा जाता था। घोड़े दागने की प्रथा बहुत इम्पोर्टेंट, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रणाली भी चलाई।
वह सैनिकों को नगद वेतन 234 रुपये टका प्रतिवर्ष देता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घोड़े भागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा और सैनिकों को नगद वेतन 234 टका प्रतिवर्ष देना अलाउद्दीन खिलजी ने चालू कराया। इसी ने पुलिस व्यवस्था का ठोस रूप संगठित किया और पुलिस का मुख्य अधिकारी कोतवाल कहलाया जाता था। डाक व्यवस्था, राशनिंग प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में चलाई। निर्माण क्या क्या कराए? दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार के अंदर, जहाँ से जो इसकी पाप की राजधानी कहती थी, कहने में सभी गलत काम ये वहीं से करता था। श्री का किला, हौज खाना, जमात खाना, मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। इसे बहुत सारी उपाधि भी दी गई थी। देखो दोस्तों क्या कैसे कहते थे उपाधि। अमीर ए तुनुक, सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की और उसे विश्व का सुल्तान, ये विश्व का सुल्तान है दोस्तों, विश्व का सुल्तान भी कहा जाता था। युग का विजेता, जनता का चरवाहा, सिकंदर ए सानी आदि उपाधि से मिली थी। 3 जनवरी 1316 को जलोधर के कारण इसकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दिल्ली का राजा इसका गुलाम मलिक काफूर बना 1316 ईस्वी में। यह एक किन्नर था जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? मलिक काफूर को कहा जाता था, क्योंकि गुजरात के व्यापारी नुसरत खान ने उसको 1297 ईस्वी में 1000 दिनार में बाजार से खरीदा था और गुजरात के राजा करनदेव को भेंट किया था। ये गुजरात का व्यापारी था नुसरत खान, जिसने इसे खरीदा था और राजा करनदेव को भेंट किया था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीतकर उनकी रानी कमला को और मलिक काफिर को अपने साथ ले गया। ठीक है दोस्तों। मलिक काफिर के बाद 1316 से 1320 तक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसके बाद 1320 में ही नसरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का अर्थात खिलजी वंश का अंतिम शासक, जिसकी 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों। इसने 1320 में नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर खिलजी वंश को समाप्त किया और तुगलक वंश की स्थापना की। यह उस समय लाहौर के निकट दीपालपुर का गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक। इसे गाजी मलिक अर्थात काफिरों का हत्यारा भी कहा जाता था। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। भारत में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। इसने अकाल नीति भी अपनाई। यह क्वेश्चन बहुत बनता है, अकाल नीति अपनाने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन की मृत्यु का कारण उसका पुत्र जौना खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि 1325 ईस्वी में टेंट में ठहरने पर टेंट गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। देखिए दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत पर उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, जिसे हम जौना खां के नाम से भी जानते थे। 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसमें देखिए, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बहुत सारे नाम थे और ये बहुत ही नॉलेज वाला बंदा था, जिसे बहुत ही ज्ञान था। इसे कई नाम रक्त का प्यासा, अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, पागल बादशाह, इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहते थे। क्यों कहते थे देखो अभी बताएंगे। राजमुंद्री अभिलेखों में इसे दुनिया का खान भी कहते थे, दुनिया के खान के नाम से भी पुकारा जाता था। देखिए दोस्तों, ये पढ़ा लिखा मूर्ख क्यों था? यह खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा और तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। मूर्ख होने के कारण इसके क्या थे? देखिए,
राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तन किया इसने, अपनी राजधानी को क्या बनाया इसने, देवगिरी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, अर्थात चांदी के सिक्के के स्थान पर इसने कांसे और चमड़े के सिक्के चलाए। नंबर 3, दोआब के क्षेत्र में अकाल समय में टैक्स को बढ़ा दिया इसने। अकाल में अगर टैक्स बढ़ेगा लोगों पर तो क्या होगा, उसे पागल ही कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसने एक कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की भी स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, दीवान ए अमीर कोही कृषि के लिए किसने बनाया था, तो ये था हमारा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। इसने आदिलाबाद दुर्ग और जहाँपना नगर की स्थापना तुगलकाबाद के पास की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँपना शहर की स्थापना किसने की, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए दोस्तों, इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। 1351 से 1388 तक इसने शासन किया। MBT का चचेरा भाई, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, उसकी मृत्यु के उपरांत 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसका राज्याभिषेक सिंधु नदी के तट पर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दासों का शौकीन कौन था। दासों का शौकीन था, इसके पास 1,80,000 दास थे। दासों के लिए इसने दीवान ए बंदगान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, कि दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 शहरों की स्थापना की, लगभग 300 शहरों की स्थापना की। ये भी पेपर में बहुत आता है, शहरों की स्थापना सबसे ज़्यादा किसने की थी, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर प्रमुख नगर थे। ठीक है दोस्तों, उसने कठोर दंड और बड़े कर माफ़ कर दिए तथा नहरें, तालाब, अस्पताल, बांध आदि का निर्माण भी कराया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक से। वह अशोक के स्तंभों को हरियाणा के टोपरा अंबाला और यूपी के मेरठ से दिल्ली लेकर आया और अपने महल के पिलरों में लगवा दिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि यूपी के मेरठ से और हरियाणा के टोपरा अंबाला से दिल्ली लेकर कौन आया था अशोक स्तंभों को, फिरोज शाह तुगलक। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। आसमानी बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त कुतुब मीनार की मरम्मत भी फिरोज शाह तुगलक ने पूरी कराई। उसने 4 कर लगाए, जिसमें जजिया कर, जकात कर, खराज और खुम्स आदि। सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश समाप्त हो गया, इसका पतन शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1388 से 1414, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद, इसके शासनकाल में ही तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और इसके आक्रमण के बाद 1414 में भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, सैयद वंश तुगलक वंश यहाँ समाप्त हो जाता है 1414 में और सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। तो देखिए सैयद वंश को किसने बनाया था, क्या क्या हुआ था सैयद वंश में। सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। ख्रिज खां इसमें इंपॉर्टेंट था, 1414 से 1421 7 साल तक शासन किया। तैमूर का साथ देने वाला ख्रिज खां ने सैयद वंश की स्थापना की और 1414 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तैमूर ने भारत में बहुत से प्रदेश जीते और उनका प्रशासक ख्रिज खां को नियुक्त किया। ख्रिज खां ने सुल्तान की उपाधि प्राप्त नहीं की, लेकिन रैयत आला की उपाधि धारण की थी। रैयत आला ये क्या काम करता था, देखिए दोस्तों, उसके समय खुतबा तैमूर के नाम से पढ़ा जाता था, फिर उसके बाद उसके उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम से पढ़ा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, यह तैमूर के नाम से
खुतबा मतलब कि कोई भी काम करता था तो तैमूर के नाम से करता था। खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, लेकिन जो भी काम होते थे तैमूर के नाम से होते थे। खिलजी खां के उत्तराधिकारी इसके पुत्र मुबारक शाह, महमूद शाह और आलम शाह बने। आगे देखिए सईद वंश में कौन कौन शासन किया। मुबारक शाह 1421 से 1433 तक शासन किया। इसने अपने नाम के सिक्के चलाए और पूर्ण रूप से वैधानिक शासक के रूप में शासन किया। मुबारक शाह के संरक्षण में रहकर याहिया बिन सरहिंदी ने तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी। इसने भटिंडा व दोआब में विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया, लेकिन खोखर जाति के नेतृत्व जसरत द्वारा विद्रोह में असफल रहा। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद यमुना नदी के किनारे स्थापना की। वजीर सखरुल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू और मुस्लिम सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का राजा मोहम्मद शाह बना, जिसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। 1414 ईस्वी से 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह ने क्या क्या काम देखिए। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को खाने खा की उपाधि प्रदान की। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह ही ऐसा व्यक्ति था जिसने बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद सईद वंश में दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति था आलम शाह, जो 1443 से 1451 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह सईद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। आलम शाह के वजीर हमीद खां से मतभेद होने के कारण उसे दिल्ली छोड़कर बदायूं जाना पड़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी को छोड़कर कौन बदायूं गया था? आलम शाह। आलम शाह के वजीर हमीद खां ने 1451 में दिल्ली का सिंहासन किसे दे दिया? बहलोल लोधी को सौंप दिया। सुल्तान आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में बदायूं में हो गई और सईद वंश का पूर्ण समापन हो गया। लेकिन 1451 में आलम शाह चला गया था छोड़कर, बहलोल लोधी गद्दी पर बैठ गया था। तो बहलोल लोधी ने क्या किया? 1451 में लोधी वंश की स्थापना की, जो 1526 तक चला। लोधी वंश भारत का पहला अफगान वंश माना जाता है। इसने अपने नाम से बहलोल सिक्के चलाए। बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हराया और जौनपुर को दिल्ली में बुला लिया। ठीक है दोस्तों, सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। यह अफगानी सरदारों की बहुत इज्जत करता था तथा उन्हें मकसद आलो कहकर पुकारा करता था। वह ग्वालियर के अपने अंतिम अभियान से दिल्ली लौटते हुए लू से बीमार हुआ और 12 जून 1489 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है कि लू लगने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का बहलोल लोधी लू से बीमार होकर मरा था। इसके बाद लोधी वंश में बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। इसका नाम निजाम खान भी था, जो 1489 से 1517 तक दिल्ली की गद्दी पर रहा। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसका उपनाम गुरुमुखी या गुलरुखी इसका नाम था। ये नाम भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। सिकंदर लोधी का उपनाम क्या था? गुलरुखी। ठीक है दोस्तों, इस नाम से वह कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोधी के काल में ही संगीत की पुस्तक लज्जत सिकंदरी की रचना की गई। गज सिकंदरी नाम का पैमाना 32 अंक का भूमि मापने का पैमाना भी सिकंदर लोधी के शासन में बनाया गया। सिकंदर लोधी ने
1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है पेपर में कि आगरा को किसने बसाया और अपनी राजधानी बनाया। तो ये सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है दोस्तों, आगरा की स्थापना उसका उद्देश्य राजस्थान के शासक पर अपना अधिकार सुरक्षित रखना था और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना था। सिकंदर लोदी के बाद देखो क्या क्या हुआ और उसने क्या किया। सिकंदर लोदी के शिवम के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम सरहिंद फरहंगे सिकंदरी था। इसने ब्राह्मणों से जजिया कर लेना पुनः शुरू कर दिया। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक बोधन नाम का ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र है। दोस्तों, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बाय के पी सिंह द्वारा, और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो पर कमेंट भी कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे चलते हैं। बौद्ध नाम के ब्राह्मण को इसलिए फांसी दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। 21 नवंबर 1517 को आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। 1517 से 1526 तक राज किया इसने और लोदी वंश का अंतिम शासक भी रहा। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अब तक जितने भी गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक जितने भी शासक रहे, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, रजिया सुल्तान हो, चाहे हमारा बलाउद्दीन हो, बलबन, ठीक है दोस्तों, या फिरोजशाह खिलजी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, ठीक है, जितने भी शासक रहे अभी तक कोई भी दिल्ली सल्तनत में युद्ध के मैदान में नहीं मरा था। केवल इब्राहिम लोदी ही बाबर से युद्ध करते हुए युद्ध के मैदान में मारा गया था। वह 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया था। बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। 14 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में बाबर ट्रांस आसियाना के फरगाना नामक कस्बे की राजगद्दी पर बैठा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1518 में भीरा के किले पर किया। इसके बाद बाबर का भारत पर दूसरा आक्रमण 1520 से 21 में सियालकोट के किले पर हुआ। बाबर को किसने भारत बुलाया था? बाबर को बुलाने वाले भी हमारे भारतीय थे, दौलत खां लोधी जो पंजाब का गवर्नर था। नंबर 2 राणा सांगा राजपूत था और आलम खान जो इब्राहिम लोदी का चाचा। इन तीनों ने बाबर को इब्राहिम से लड़ने के लिए भारत बुलाया और इन तीनों का प्रतिनिधित्व मंडल दिलावर खान के नेतृत्व में 1525 ईस्वी में बाबर से मिलने काबुल पहुंचा। उसके बाद जब बाबर भारत आया तो बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध, इसकी एक ट्रिक है, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया और मर गया। ठीक है, देखो, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया। इस तरह से इसके चारों युद्ध और 5 ऑप्शन इसके याद रहेंगे। 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को हराया। 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, उसको भी हरा दिया।
और 1530 में बाबर की मृत्यु खाना खाने में जहर से हो गई, क्योंकि इब्राहिम की माँ ने कसम खाई थी और बाबर के घर रसोइये की नौकरी करके उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मारेगी। ठीक है दोस्तों, बाबर ने क्या क्या किया, और ये देखिए, मृत्यु के बाद बाबर को 2 जगह दफनाया गया। पहला आगरा में, जहां बाद में नूर ए अफगान नामक बाग लगवाया गया, जिसे आज हम आराम बाग के नाम से जानते हैं, और बाद में काबुल में दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किताब, गज ए बाबरी सड़क मापने का पैमाना बनाया। बाबर ने ही भारत में गोले बारूद और तोपखाने का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम इसी के काल में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि युद्ध के मैदान में गोले और बारूद व तोपों का प्रयोग किसने किया था और किसके शासन में किया था। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने गोले बारूद और तोपों का प्रयोग किया था। किसके काल में? बाबर के काल में। ठीक है दोस्तों, इसी में आगे बढ़ते हुए बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसने 2 बार शासन किया था, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। इसने देखो क्या क्या हुआ। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने अपना साम्राज्य अपने भाइयों कामरान, हिंदल, अस्करी में बराबर बांट दिया। हुमायूं को राणा सांगा की विधवा रानी ने राखी भेजी थी। ठीक है दोस्तों, बाबर ने चुनार का युद्ध 1532 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह सूरी पहला व्यक्ति था जो हुमायूं के विरुद्ध खड़ा हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं जीत गया। शर्त में शेरशाह सूरी का बड़ा बेटा हुमायूं ने गिरवी रखकर शेरशाह को छोड़ दिया। शेरशाह ने बदला लेने के लिए दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है दोस्तों। दिल्ली के पास दीन पनाह नगर किसने बचाया था? शेरशाह सूरी ने। उसने वहाँ रहकर अपनी सेना बढ़ाई और पुनः हुमायूं से युद्ध किया। चौसा का युद्ध 1539 में। कर्सनासा नदी के किनारे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह जीत गया। एक भिश्ती ने हुमायूं को कश्ती में बिठाकर अपने घर ले गया। हुमायूं फिर वापस लौटा और बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हारा, और शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना कर दी। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने जलालुद्दीन मोहम्मद अर्थात अकबर को जन्म दिया। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, बम फटने से हो गई। 1555 में हुमायूं का भारत पर दोबारा हमला हुआ और मुगल वंश का पुनः स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, इसी में आगे देखिए। 1556 में हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। अकबर को बिना ताज का बादशाह, ज्योतिषों में विश्वास रखने वाला हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की स्थापना भी की। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक काबिल कहा। उम्र भर लड़ता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। ये अकबर के बारे में कहा जाता है। हुमायूं को बाबर से फूलों का हार नहीं बल्कि कांटों का ताज मिला था, क्योंकि बाबर ने भारत में आकर बहुत सारे युद्ध किए थे, इसलिए अकबर के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते थे। सूर्यवंश, इस बीच में दोस्तों एक सूर्यवंश भी था, शेरशाह सूरी ने इसकी स्थापना की थी, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सूर्यवंश 1540 से 1556 तक रहा। शेरशाह सूरी
1540 से 1545 तक राज किया। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, जिसने बाबर खान लुहानी बिहार का गवर्नर बाघ मारने के कारण शेर खां कहा करता था। बाबर खान लुहानी शेरशाह सूरी को शेर खान कहा करता था क्योंकि उसने एक बाघ को मारा था। एक लौड़ मलिका थी जो चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा थी। उससे शेर खान ने शादी की और चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लिया। चुनार के किले पर आक्रमण 1532 में के बाद शेरशाह ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। शेरशाह ने बहुत सारे वर्क किए, तो देखिए उसके कुछ काम थे, जिसमें सड़कें व सुराही बनवाई थी, जिन्हें साम्राज्य की धमनी कहा जाता था। नंबर 2, डाक चौकियों की नींव डाली। इसके राज में बूढ़ी और जर्जर महिला भी रात में आभूषणों की टोकरी लेकर घर पहुंच जाती थी, अर्थात प्रशासन बहुत अच्छा था। देखिए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हुए, हेलो दोस्तों, मुगल वंश में हमने आपको बाबर, हुमायूं और अब हुमायूं का बेटा अकबर, जो 14 वर्ष की अवस्था में 1556 में राजा बना और 1605 ईस्वी तक राजा रहा। अकबर को मुस्लिम और हिंदू का समर्थन मिला। पिता हुमायूं तैमूर खानदान और माता हमीदा बानो चंगेज खान से थे, इसलिए तुर्कों और मंगोलों से भी अकबर का संबंध था। अब अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम ने किया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। 1556 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर व संरक्षक नियुक्त किया तथा उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की। गुजरात के अफगान विरोधी 1560 में बैरम खां की मृत्यु हो गई और उसकी विधवा पत्नी से अकबर ने शादी कर ली तथा बेटे रहीम खां को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर के बहुत सारे कार्य थे दोस्तों। देखिए, 1562 में अकबर का पहला अजमेर दौरा युद्धबंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और 72 में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। अकबर ने ही 1574 में, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? 1574 में अकबर ने। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया। 1576 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। यह धर्म संसद भी बना। 1582 में तौहीदे इलाही की घोषणा की, जिसमें 5 हिंदू और 5 मुस्लिम तथा दीन ए इलाही की स्थापना भी की, जिसमें पहला हिंदू बीरबल था। 1582 में टोडरमल द्वारा दहसाली प्रथा अर्थात दहसाली प्रणाली भी चालू की, अर्थात 10 साल में टैक्स जिसमें देना पड़ता था। तो देखिए दोस्तों, अकबर के ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क थे। और इम्पोर्टेंट ने कौन कौन से अभियान किए वो देखिए। प्रथम अभियान 1561 में मालवा का अभियान था। इस समय यहाँ का शासन बाज बहादुर था। 1561 में द्वितीय अभियान, यह चुनार का अभियान था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां कर रहा था। तृतीय अभियान 1564 ईस्वी में, यह गोंडवाना का अभियान था, नेतृत्व आसफ खां ने किया और वीर नारायण को हराया। चौथा अभियान 1562 में 62 से 72 तक 70 तक राजपूतों को अपने अधीन किया। आमेर, मेड़ता, मेवाड़, हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, रणथंबोर,
कालिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि को अपने कब्जे में किया। पांचवा अभियान 1571 में गुजरात शासक मुजफ्फर खां को हराया। छठवां अभियान 1574-76 में बंगाल या बिहार के शासक दाऊद खां के विरुद्ध मुगल सेनापति मुनीम खां ने किया था। सातवां अभियान 1581 में काबुल के शासक हकीम मिर्जा को मानसिंह और अकबर ने हराया था। आठवां अभियान 1586 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां याकूत खां को मुगल सेनापति कासिम खां ने और भगवान दास को हराया था। नौवां अभियान 1591 में सिंध के शासक जानी बंग को मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाना ने पराजित किया था। 10वां अभियान 1590 से 91 में उड़ीसा के शासक निसार खां को मुगल सेनापति मानसिंह ने हराया था। 11वां अभियान 1595 में बलूचिस्तान के शासक पन्नी अफगान को मुगल सेनापति मीर कासिम मासूम ने हराया था। 12वां अभियान 1595 में कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन ने मुगल सूबेदार शाहबेग को स्वेच्छा से किला सौंप दिया था। और अकबर का आखिरी अभियान 13वां अभियान था, जिसमें खाने-दस 1591 में, अहमदनगर विजय 1597 से 1600 ईस्वी और असीरगढ़ 1601 में मीर बहादुर को पराजित किया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर के और भी कार्य थे, जिसमें पहला, भू राजस्व वसूल करने के लिए किरोड़ी नामक के अधिकारी को नियुक्त किया। नंबर 2, कृषि योग्य भूमि को 3 भागों में बांट दिया। पोजल, जिसमें प्रतिवर्ष, चाचर 1 या 2 वर्ष, बंजर जिन पर खेती नहीं होती थी। नोट इसमें देखिए, राल्फ विच पहला अंग्रेज था जिसने अकबर के दरबार का दौरा किया था। राल्फ विच, पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन था? राल्फ फिच। अकबर ने सुलह कुल की नीति अर्थात हिंदुओं के साथ विवाह भी चालू करवाया। अकबर के नवरत्नों में कौन कौन था? देखिए दोस्तों, अबुल फजल, जिसने अकबरनामा या आईना ए अकबरी पुस्तक लिखी थी। नंबर 2, फैजी, अकबर के बेटे सलीम का गुरु था या अबुल फजल का भाई भी था। नंबर 3, बीरबल, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू बीरबल था। टोडरमल, इसका वित्त मंत्री जिन्हें तहसाला प्रथा प्रारंभ की थी। राजा मानसिंह, जो इसका सलाहकार था और युद्धों में इसका साथ देता था। तानसेन, संगीतकार था। 7वां, रहीम खान, बैरम खां का पुत्र अर्थात इसका सौतेला पुत्र था। 8वां, मुल्ला दो प्याजा, जो धार्मिक कार्य को संभालते थे। नंबर 9, फ़कीर आजिजाओ दीन। ठीक है दोस्तों, ये इसके नवरत्न थे। अब अकबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई और उसको आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अब अकबर का बेटा जहांगीर उर्फ सलीम, जो इसका एक नकारा बेटा था, 1605 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1627 तक इसने राज किया। देखिए दोस्तों, जहांगीर उर्फ सलीम इसका बचपन का नाम था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1559 ईस्वी में हुआ था। माता मरियम उज जमानी और पिता अकबर थे। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। माना जाता है कि जहांगीर चित्रकला का इतना प्रेमी था कि चित्र देखकर बता देता था कि किस चित्रकार ने यह चित्र बनाया है। अर्थात यदि एक चित्र में 3-4 चित्रकारों ने काम किया है, किसी ने चेहरा बनाया है, किसी ने हाथ बनाया है, किसी ने पैर, तो वो हर फेस को बता देता था कि हाथ किसने बनाया है, पैर किसने बनाया और किस चित्रकार ने क्या क्या काम इसमें किया है। इतना चित्रकार का प्रेमी था।
जहांगीर का विवाह आमेर जयपुर का राजा भगवान देस की पुत्री मानबाई से 1585 में हुआ था। इसके बड़े पुत्र खुसरो का जन्म भी मानबाई से हुआ था। जहांगीर का नूरजहां से विवाह। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने अनेक विवाह किए, जिनमें शेर खान की विधवा पत्नी मेहरुनिसा अर्थात नूरजहां प्रसिद्ध था। उसको बादशाह बेगम का नाम दिया। अकबर ने जंजीर ए आदिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जहांगीर ने आगरा के किले से कुछ दूर एक स्थान से आगरा के किले तक घंटियां लगवाई, जिसे एक स्वर्ण जंजीर लगी थी, जिससे पीड़ित व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था, अर्थात इसे न्याय की जंजीर भी कहा जाता था। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति 1611 में कैप्टन हुकिंग के काल में, इसी के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने की अनुमति ली थी। जहांगीर ने ही ये प्रथा चलाई थी, 2 अस्पा अपने सवार पद से 2 गुना घोड़े और सिंह अस्पा मनसबदार को 3 गुना घोड़े देने की प्रथा चलाई थी। अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी फारसी भाषा में लिखी थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा और लाहौर की मस्जिद का निर्माण कराया था। जहांगीर के पुत्र खुसरो का विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खुसरो के स्थान पर जहांगीर को गद्दी मिली थी। खुसरो आगरा के किले से भाग निकला। दोस्तों जो हमारा अकबर थे, उन्होंने जहांगीर के बेटे को राजा बनाने के लिए, एक तरह से वो होती है ना, पहले ही लिख देते हैं कि बेटे इसे जायदाद देंगे, तो खुसरो को राजा घोषित किया था अकबर ने। लेकिन अकबर का बेटा होने के कारण जहांगीर को गद्दी मिली थी, जिसमें बाद में खुसरो ने उसका विद्रोह किया, ठीक है, और खुसरो आगरा के किले से भाग निकला। और तरनतास नामक स्थान पर सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया और आर्थिक मदद भी की, जिससे खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया। लेकिन बाद में जहांगीर के बड़े बेटे, छोटे बेटे खुर्रम अर्थात शाहजहां ने खुसरो की हत्या कर दी। जहांगीर ने ही खुर्रम के द्वारा जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या भी करवा दी और उन्हें 5 दिन तक यातनाएं भी दी थी। दोस्तों इसके बाद कश्मीर का शालीमार और निशांत बाग बनवाए। नोट: राज्याभिषेक के 7वें वर्ष 1612 ईस्वी में उसने हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार रक्षाबंधन बनवाया, जिसका नाम निगाहे दस्त रखा गया था। शाहजहां उर्फ खुर्रम 1628 से 1658 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में जहांगीर की पत्नी जोधाबाई से हुआ। अहमदनगर जीतने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। यदि कहा जाए खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी, तो जहांगीर ने अहमदनगर जीतने के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां का काल भवन निर्माण काल का स्वर्णयुग माना जाता है और जहांगीर का चित्रकला का। शाहजहां का विवाह सफवी वंश की राजकुमारी मिर्जा हुसैन की पुत्री से 1610 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, शाहजहां का दूसरा विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ, जब भविष्य में मुमताज़ महल कहलाई। तीसरा विवाह शाहजहां का मामा शहनवाज की पुत्री के साथ 1617 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी? देखिए दोस्तों, दिल्ली में लाल किला, किला ए मुबारक व दीवान ए आम खास, जामा मस्जिद, तख्ते ताऊत बनवाया, जिसमें मुग़ल सिंहासन भी लगवाया था, जिसमें आगरा के जौहरी बेवदन खाने
मुकुट में कोहिनूर हीरा जड़ा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोहिनूर हीरा तख्ते ताऊस में किसने जड़ा था, तो जो आगरा के जौहरी थे बेबदन खान। आगरा में ताजमहल, मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ ने कराया। शाहजहाँ ने ही पुर्तगालियों से 1632 ईस्वी में हुगली नदी क्षेत्र खाली करवाया और शाहजहाँ ने ब्रिटिश कंपनी को रोका और ब्लू वाटर पॉलिसी भी शाहजहाँ ने चलाई थी। दोस्तों आगे देखिए, शाहजहाँ ने 1636 से 37 में सिजदा प्रथा को समाप्त करके उसके स्थान पर चहर तस्लीम प्रथा आरंभ की थी। शाहजहाँ के 4 पुत्र औरंगजेब, दारा सिकोही, शुजा व मुराद और 2 पुत्री जहाँ आरा, रोशन आरा थी। औरंगजेब द्वारा ही 21 जुलाई 1658 ईस्वी में शाहजहाँ को कैदी बना लिया गया और आगरा की गद्दी पर बैठ गया, जहाँ शाहजहाँ की देखभाल उसकी बेटी जहाँ आरा ने की थी। 8 वर्षों के बाद 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, औरंगजेब अर्थात शाहजहाँ के बेटे ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया था और खुद गद्दी पर बैठ गया था 1658 में। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों, औरंगजेब जो 1658 से 1707 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। देखिए दोस्तों, औरंगजेब ने दिल्ली सल्तनत पर रहते हुए क्या क्या किया, देखिए। मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के पास दोहक नामक स्थान पर हुआ। 1633 में सुधाकर नामक हाथी को घायल करने के कारण शाहजहाँ ने उसे बहादुर की उपाधि दी थी। 1636 में औरंगजेब को शाहजहाँ ने पहली बार दक्कन का सूबेदार बनाया और वह वहाँ 1644 ईस्वी तक रहा। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर नाम से सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य अभिषेक 5 जुलाई 1659 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। वह कट्टर मुस्लिम था। इसने सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव मंदिर तोड़वा दिए। इसने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना, नौरोज त्यौहार, तुलादान और झरोखा दर्शन बंद कर दिए। इसके दरबार में होली और दीपावली मनाना भी मना था। देखिए दोस्तों, 1669-79 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर और तीर्थ कर औरंगजेब ने ही लगाया था। औरंगजेब संगीत विरोधी था। इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 1675 में हत्या कर दी थी, जिससे सिखों और मुगलों में कटुता उत्पन्न हो गई। औरंगजेब के शासनकाल में ही मुस्लिम कानून के संग्रह फतवा-ए-आलमगीरी को संरक्षण दिया गया। औरंगजेब ने जनता को राहत देने के लिए राहतदारी व पानदारी करों को माफ़ कर दिया था। औरंगजेब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल वंश का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इनमें आपस में युद्ध हो गया। मुअज्जम और बहादुर शाह वह शाह आलम फर्स्ट 1707 से 1712 तक रहा। फिर इसके बाद जहादर शाह का कार्यकाल चला 1712 से 1713 तक। यह दुर्बल व चरित्रहीन व्यक्ति था, जिसके कारण इसके प्रशासन की बागडोर उसके वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में थी। जहादर शाह ने जजिया कर पूर्ण समाप्त कर दिया। इसे आगे देखिए दोस्तों, 1713 में आगरा के फर्रुखसियर ने जहादर को शिकस्त दी और उसे कम्पट मूर्ख की उपाधि भी दी थी। जहादर शाह को ही कम्पट मूर्ख कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुसैन अली खां मीर बख्शी बहादुर अब्दुल खां को वजीर पद दिया। सैयद अब्दुल
सईद बंधु अब्दुल्ला व हुसैन अली को इस काल का किंग मेकर कहा जाता था। 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मरवा दिया। 1770 में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए और इसके 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का अधिकार दे दिया। यह ऐसा व्यक्ति था जिसने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को करने की मंजूरी दे दी। 1719 में सईद बंधुओं ने मराठों की मदद से फर्रुखसियर को मारकर रफ़ी उल दरजात को गद्दी पर बैठा दिया, जो 4 माह में ही क्षय रोग के कारण मर गया। फर्रुखसियर ने, अर्थात ये कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति देने का कारण, अर्थात ये कहा जाता है फर्रुखसियर ने अधाधुंध लाइसेंस बांटे थे कि सभी आओ और व्यापार करो। इसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, जिसे हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं। 1719 से 1748 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रहा। सईद बंधुओं ने जहान शाह के 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि दी और उसे गद्दी पर बैठा दिया। उसकी विलासितापूर्ण प्रवृत्ति के कारण उसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। यह दिन में 18 जोड़ी कपड़े बदलता था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था, तो मोहम्मद शाह। सईद बंधुओं ने हुसैनवी को हैदर खां ने मार डाला तथा 1724 में अब्दुल्ला खां को विष पिलाकर मार डाला। 1722 में निजाम उल मुल्क वजीर नियुक्त हुआ। उसने प्रशासनिक सुधार लाने का प्रयत्न किया, परंतु अंततः सम्राट की संदेहास्पद प्रवृत्ति के कारण वह दक्कन चला गया और दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद की नींव की। हैदराबाद की नींव किसने डाली? एक क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। देखिए, निजाम उल वजीर जो नियुक्त हुआ था उसने ही प्रशासनिक सुधार किए थे, लेकिन सम्राट की संदेहास्पद प्रवृत्ति के कारण वो दक्कन चला गया और वहाँ पर उसने हैदराबाद की नींव डाली। मोहम्मद शाह के शासनकाल में शहादत खान ने अवध राज्य की नींव डाली। हैदराबाद और अवध राज्य 2 बन गए। अलीवर्दी खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बनता है नादिर शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नादिर शाह भी, इसका क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 1739 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। 1739 ईस्वी का शासन नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और 24 फरवरी 1739 को करनाल में मोहम्मद शाह को हराया। दिल्ली में कुछ मुगल सैनिकों ने फारसी सैनिकों का वध कर डाला। इससे क्रोध में आकर नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करा दिया। ठीक है दोस्तों, नादिर शाह ने कत्लेआम कराया। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली से मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा भी लूट ले गया और ब्रिटिश रानी को दे दिया। कश्मीर और सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेशों पर भी नादिर शाह का अधिकार हो गया था। नादिर शाह के बाद दिल्ली सल्तनत पर अहमद शाह का कार्यकाल चला, जो 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में 1748 से 1749 में अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी ने आक्रमण किया और संपूर्ण देश का अधिकार पत्र लिखवा लिया। यह बहुत विलासी व्यक्ति था। उसने अपने 2.5 मतलब कि 2.5 वर्ष के बेटे को महमूद जो था उसे पंजाब का गवर्नर और 1 वर्ष के बच्चे को कश्मीर का गवर्नर और 15 वर्ष के बच्चे को वजीर नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल चला, जो 1754 से 1759 तक रहा। मुगल वजीर इमाल उल मुल्क ने मुगल सम्राट अहमद शाह को अंधा करके उसके बाद आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया। आलमगीर द्वितीय जहादर शाह का पुत्र था। वह अपने वजीर के चंगुल से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा था और उस समय उसे मार डाला गया। इसके बाद शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल चला 1759 से 1805 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम अली जौहर था। शासन बनने के बाद यह 12 वर्ष तक दिल्ली नहीं गया। यह क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। दिल्ली का राजा बनने के बाद भी जो 12 वर्षों तक दिल्ली नहीं गया वो था शाह आलम द्वितीय।
इसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध किया, किंतु हार जाने के बाद यह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में रहा। 1772 में यह मराठों की सहायता से दिल्ली पहुंचा और 1775 ईस्वी में इसने बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। कंपनी ने उसे 26 लाख रुपए की वार्षिक राशि देने का वचन किया, जो इलाहाबाद की संधि भी कहलाई थी 1765। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1806 तक यह अंग्रेजी की पेंशन तक जीवित रहा। इसके बाद शासन आता है 1806 में अकबर द्वितीय का, जो 1806 से 1837 तक दिल्ली सल्तनत पर रहा। अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन के सिलसिले में राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, राजा राममोहन को इंग्लैंड किसने भेजा था, राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, जो 1837 से 1857 तक रहा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और मुगलों द्वारा किए गए अत्याचारों का कर चुकाने के लिए नेतृत्व किया। अतः अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और उनके सामने खाने के स्थान पर प्लेटों में उनके बेटों के सर परोसे। यह एक सच्चा राजा बना और बंदी होने के बाद इसे रंगून के लिए निर्वासित कर दिया गया। 1862 में इनकी मृत्यु के बाद मुगल वंश पूर्णतः समाप्त हो गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिल्ली सल्तनत अर्थात मिडिवल हिस्ट्री 712 ईस्वी से 1857 तक पूरी करा दी है। इसके बाद हम आपके लिए प्राचीन भारत की वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, संपूर्ण मध्यकालीन भारत की यह मैराथन आपको अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ भी आपके दोस्तों और जानकारों को मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारी वीडियो कैसी थी, ताकि हमें पता चले कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केपी फंडाज, जो आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर आ रहा है। और दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप पर जाता रहे। धन्यवाद दोस्तों।